नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में यह अहम बैठक हो रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। कर्नाटक चुनाव को लेकर इसमें अहम रणनीति बनाई जाएगी। उम्मीदवारों के नाम पर भी अंतिम मोहर इसमें लगाई जाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगाने के लिए आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सीईसी की बैठक दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में होगी और इससे पहले कांग्रेस ने 224 सदस्य कर्नाटक विधानसभा के लिए अपने 124 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम को तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक 17 मार्च को दिल्ली पार्टी मुख्यालय में हुई थी और अब आज एक बार फिर से यह बैठक शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों के नाम पर भी देखिए अंतिम मोहर इसमें लगनी है और इसी के साथ चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कांग्रेस की अहम बैठक। अब जा रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी मीटिंग है 10:30 को। सभी लोग आएंगे, इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स बैठ के जो बचे सीट है 100 सीट्स, उसके ऊपर पूरे लोगों का जो भी राय लेके जो भी यूनानिमसली और कंसेंसस से होता है और जो भी लोग जीत के आ सकते हैं या कम से कम टक्कर दे सकते हैं, वो ऐसे लोगों को वो कमेटी चुनेगी और मैं उसलिए जा रहा हूँ। हालांकि इस बैठक से पहले राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से अडानी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनाते हैं आपको। ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी हैं, किसके हैं? ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी हैं, किसके हैं? ये जो हमारे साथ सहयोगी रवि सराफ जुड़ गए हैं। रवि, अहम बैठक है ये कांग्रेस की और उससे ज्यादा अहम ये है कि देखिए कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले तमाम रणनीतियां इस बैठक में बनाई जाएंगी। क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए सीईसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है जिसपे प्रत्याशियों का चयन होता है। जो स्टेट से जो नाम आते हैं, हर विधानसभा पर 2 से लेकर 3 नाम भेजे जाते हैं, उस पर एक नाम पर चर्चा होती है और आखिरी मुहर लगाया जाता है। तो सीईसी की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो चल रही है पार्टी मुख्यालय में और इस वक्त राहुल गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीईसी के तमाम जो सदस्य हैं इस बैठक में शामिल है। पहली सूची कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी कर दी है और दूसरी सूची जो है आज की इस बैठक के बाद है जारी हो जाएगी देर रात तक, या ये कहा जाए कि 1 से 2 दिनों में जो दूसरी सूची है कांग्रेस पार्टी की वो जारी कर दी जाएगी प्रत्याशियों की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जातीय समीकरण जो कर्नाटक के खास तौर पे है, उसको देखते हुए, अनुभव को देखते हुए, युवा विधायकों को देखते हुए, इन तमाम समीकरण को बनाते हुए कांग्रेस पार्टी जो है उन लोगों को चयन कर रही है और प्रत्याशियों को टिकट देने का काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें कर्नाटक से बहुत ज़्यादा है और लगातार फोकस जो है कर्नाटक पर कांग्रेस पार्टी ने कर रखा है। क्योंकि कर्नाटक पे आपने देखा कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो है कर्नाटक दक्षिण से शुरू होता है और कर्नाटक से खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, तो साख कई नेताओं की लगी हुई है और ऐसे में तमाम नेता जो है एक एक कड़ी पर काम कर रहे हैं और कोशिश है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे। इसी के तहत लगातार देखिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी, उसके बाद दूसरी सीईसी हो रही है।
रवि, एक सवाल ये भी कि देखिए, अगर हम बात कर लें कर्नाटक की, तो कर्नाटक उन्हीं राज्य में से आता है जहां पर हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। इस लिहाज से क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस के अंदर एक उत्साह हो सकता है, लेकिन रणनीति किस तरह से बनाई जाएगी? क्योंकि हिमाचल में तो ये ट्रेंड जो था वो बरकरार रहा था, लेकिन उत्तराखंड में टूट गया था। तो यहाँ पर एक खास रणनीति की जरूरत है। और कांग्रेस का प्रदर्शन अगर हम देखें पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। यहाँ के लिए, कर्नाटक के लिए क्या खास रणनीति हो सकती है ताकि सत्ता तक पहुंचे पार्टी? देखिए, अगर कर्नाटक के संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं वो तो है ही, पर खासतौर पे कर्नाटक में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। आपने देखा होगा 40% कमीशन की बात कांग्रेस पार्टी ने जो अभियान चलाया, वहाँ पर पे सीएम का एक प्रचार अभियान चलाया, वो सक्सेसफुल हुआ। और इन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए, और इसी रणनीति के तहत जो है कांग्रेस पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। और कई बड़े नेता जो हैं कर्नाटक से आते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं, DK शिवकुमार, सिद्धारमैया, तो ये तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के पास हैं। और इसीलिए कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है। इसीलिए एक एक कड़ी पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेहनत किया जा रहा है। CEC से लेकर तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है ताकि कोई कोर कसर ना रह जाए, और पार्टी के बड़े नेताओं की भी उतारने की तैयारी हो रही है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के जो तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको कर्नाटक में नजर आएंगे। तो एक बड़ा तैयारी कांग्रेस पार्टी जो है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कर रही है, और भारी भरकम जो चुनाव आप कर्नाटक में देखेंगे। इसी बाबत दक्षिण से भारत जोड़ो यात्रा वहां शुरू किया गया। कर्नाटक में एक लंबा वक्त राहुल गांधी ने तमाम यात्रियों के साथ बिताया। तो पूरी रणनीति है कांग्रेस पार्टी की तैयार कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जाना है। और दूसरी जो CEC है वो अभी लगातार जारी है, और आप देखेंगे कि बहुत जल्द दूसरी सूची जो प्रत्याशियों की कांग्रेस पार्टी वो भी जारी करने का काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के आखिर नतीजे क्या थे और क्या यहां का समीकरण है। देखिए, अगर हम बात कर ले कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, तो यहां पर 224 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 80, JDS को 37 सीटें मिली थी और अन्य को 3। लेकिन अगर हम बात कर ले यहां पर 2013 के नतीजों की, तो कुल 224 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को 40 मिली थी और कांग्रेस को 122, JDS को 40 सीटें मिली थी और अन्य के पास 22 सीटें गई थी। 2013 के ये जो नतीजे थे ये हमने आपको बताया। और कर्नाटक में खासकर एक ट्रेंड होता है कि हर 5 साल में यहाँ पर सत्ता बदल जाती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीज को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। हालांकि सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशें कर रही है। और इसके साथ सबसे अहम चीज है कि आपने देखा था कि उत्तराखंड में जो ट्रेंड था वो बरकरार नहीं रहा था, हिमाचल में हालांकि ऐसा रहा, लेकिन कर्नाटक लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर लें और 2019 के नतीजों की बात कर लें, कुल 28 लोकसभा सीटें हैं यहां पर, जिसमें बीजेपी को 25 मिली थी, कांग्रेस और JDS साथ में थे, जिसके बाद उन्हें 2 सीटें वहां पर मिली थी। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पोस्टर वॉर लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब बीजेपी ने पोस्टर्स लगा दिए हैं। बीजेपी नेता आशीष सूद ने यहां पर पोस्टर लगवाए हैं और लिखा है कि डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। तो देखिए, पोस्टर वार लगातार चल रहा है दिल्ली में। शुरुआत आम आदमी पार्टी की ओर से की गई थी, लेकिन उसके बाद ये एक सिलसिला सा है जो शुरू हो गया है। और अब बीजेपी ने दिल्ली में पोस्टर लगाए हैं और लिखा है डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना चाहते हैं। अब इससे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से पोस्टर्स लगाए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी डिग्री के बारे में सवाल किया गया था और कहा था कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये अब से पहले आम आदमी पार्टी ने पोस्टर्स लगाए थे। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया, लिखा है कि डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। ये पोस्टर्स हैं जो दिल्ली में नजर आएंगे। बीजेपी नेता आशीष सूद ने ये पोस्टर्स लगाए हैं। दिल्ली में आप और बीजेपी लगातार पोस्टर वार के जरिए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और फिलहाल एक बार फिर से ये चीजें जो हैं वो नजर आ रही हैं। बीजेपी नेता आशीष सूद ने ये पोस्टर्स लगवाए हैं
देखिए, आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने पोस्टर्स लगाए थे जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 6 से 7 महीने ही बाकी हैं और ऐसे में नेता अपने समर्थकों को एकजुट करने में लगे हैं। पूर्व मंत्री और टीकमगढ़ जिले के जतारा से बीजेपी विधायक हरिशंकर खटीक का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो सरयू नदी में खड़े होकर पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में छल कपट नहीं करने और चुनाव में धोखा न देने की शपथ दिला रहे हैं। सरजू भैया अपने जीवन में अच्छे आदमियों से जुड़े, सरजू भैया हम अपने जीवन में ऐसा काम करें। हे सरजू भैया, हम आपके साथ चुनाव में कोई छल छंद नहीं करेंगे, आपके साथ चुनाव में कोई छल छंद नहीं करेंगे। सरजू भैया कसम खा गए। सरजू भैया बंडी के जमशेद का विकास करें, हम क्षेत्र का विकास, जनता की सेवा करें, किसी के साथ में हम कोई धोखा ना दें, सरजू भैया हम कोई छल छंद ना करें। सरजू भैया हम अपने क्षेत्र के विकास को इतिहास के पन्नों में रखें। सरजू भैया अपने जीवन में अच्छे आदमियों से जुड़े, सरजू भैया हम अपने जीवन में ऐसा काम करें। हे सरजू भैया, हम आपके साथ चुनाव में कोई छल छंद नहीं करेंगे, आपके साथ चुनाव में कोई छल छंद नहीं करेंगे। सरजू भैया कसम खा गए। सरजू भैया बंडी के जमशेद का विकास करें, हम क्षेत्र का विकास, जनता की सेवा करें, किसी के साथ में हम कोई धोखा ना दें, सरजू भैया हम कोई छल छंद ना करें। सरजू भैया हम अपने क्षेत्र के विकास को इतिहास के पन्नों में रखें। सरजू भैया अपने जीवन में अच्छे आदमियों से जुड़े, सरजू भैया हम अपने जीवन में ऐसा काम करें। वहीं भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। सोमवार को वांगचुक दिल्ली पहुंचे। अपने इस दौरे में नामग्याल वांगचुक ने आज एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। एनएसए अजीत डोभाल से देखिए मुलाकात हुई है। 3 दिन के भारत दौरे पर हैं भूटान के किंग। कई अहम मुद्दों पर यहां पर उन्होंने चर्चा की। सबसे पहले तस्वीर जब राजघाट पहुंचे थे भूटान के किंग जिग्मे। इसके बाद एनएसए अजीत डोभाल से भी देखिए मुलाकात हुई है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं। और इस दौरान देखिए कहा जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। भूटान के किंग जिग्मे खेसर दिल्ली में हैं और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात करेंगे। भारत यात्रा पर आए हैं भूटान नरेश जिग्मे खेसर। बंगाल में हुई हिंसा के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। खासकर बीजेपी राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि ममता सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार स्थितियों को मॉनिटर कर रही है। हम नियम कानून और संविधान से चलते हैं। बंगाल की सरकार दंगों के लिए जिम्मेदार है। कि 2024 के अंदर टारगेट बनाया हुआ है कि हिंदुओं को कत्लेआम करेंगे, मुसलमानों को खाली वोट लेंगे, उसके तहत सारे काम कर रहे हैं। इनको मालूम नहीं है ये
महाकाल के दौरान के अंदर जो काल चल रहा है आज के आपका अमृत काल जो चल रहा है, इस अमृत काल में हिंदू समझदार हो गया है और वो जानता है कि उसका हक कहाँ पर है। और देश के 140 करोड़ मुसलमान और हिंदू सब मिलाकर अपना भविष्य कहीं ना कहीं मोदी जी के में देखते हैं, इसलिए उनको ये हिंदू मुसलमान और जातिवाद की भावना बढ़ाकर लड़ाने का काम किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। सबको 2024 के अंदर मुँह की खानी पड़ेगी। देखिए, अब बंगाल में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में नाकाम है, और नाकाम ही नहीं है, साजिश के तहत काम करती है कि यहाँ पे हिंदू नहीं आएंगे, मुसलमानों को कुछ नहीं होना चाहिए, रमज़ान के दिनों के अंदर वो आक्रमण नहीं कर सकते, वो बहुत शरीफ है, हिंदू ही गुंडे हैं खाली, ऐसा वातावरण निर्मित करने का जो काम किया जा रहा है, इसी का कारण है कि एक वर्ग इतना इस तरीके से अत्याचार कर रहा है वहाँ पर हिंदुत्व पर, और पुलिस देखती रहती है। तो हुगली से कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं दंगा पीड़ितों की, सुनाते हैं आपको। कि पुलिस को कॉम्प्लेक्स के अंदर आना पड़ा और फ्लैट्स में इस तरह करना पड़ा। अब ये बाहर में झमेला हो रहा था, बाहर में अब इधर से उधर से क्या झमेला हो रहा था, समझ, इधर से भी लोग दौड़ रहे थे, माने उधर बस्ती से हजारों, इधर से उधर, इधर बम चल रहा था, उधर बम चल रहा था। यही। आपका नाम क्या है पूरा? हमारा ओमकार तिवारी। था वो तो बाहरी लोग आकर चढ़ गए थे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। आने वाले 24 घंटे बेहद अहम हैं। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ये बारिश हो रही है। गुजरात और नोएडा में भी बारिश की संभावना जताई गई है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 24 घंटे बेहद अहम हैं। बारिश का अलर्ट देखिए जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बताया जा रहा है कि बारिश जो है वो हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गुरुग्राम और नोएडा में भी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर चुका है। जनकपुरी और बारापुला फ्लाईओवर की तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं, क्योंकि रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से देखिए अलर्ट भी जारी किया गया है। आने वाले 24 घंटे बेहद अहम हैं। मौसम विभाग की ओर से देखिए अलर्ट जारी किया गया। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चलो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर बेमौसम बारिश का कहर किस तरह से देखने को मिला। बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही गेहूं की फसल भी बारिश से खराब हो गई है। आधे से ज्यादा गेहूं की फसलें जो हैं
वो बर्बाद हो चुकी हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई जगह पर ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। 20% से ज्यादा फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। तो अब आप समझिए कि किस तरह बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है, और खासकर बेमौसम बारिश का कहर। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि आखिर कहां पर कैसे ये कहर जो है वो देखने को मिला और इसका नुकसान क्या रहा। गेहूं की फसल खराब हो रही है, आधे से ज्यादा गेहूं की फसलें जो हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं, और इसके साथ ही कई जगह पर ओलावृष्टि हुई है जिसकी वजह से फसलों को खासकर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। 20% से ज्यादा फसलें अब तक बर्बाद हो चुकी हैं। किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि बेमौसम बारिश ने सारी खेती जो है उसे खराब कर दिया है। गेहूं की फसलें खराब हो गई हैं, लेकिन बार बार बारिश की वजह बताया जा रहा है कि बारिश का संबंध जो है वो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से तूफान जो है वो लगातार आता है और इस वजह से बारिश होती है, जिसके बाद लगातार बेमौसम बारिश जो हो रही है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। बारिश से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। तापमान में तो गिरावट हो ही रही है। अब आपको हम बता रहे हैं कि आखिर बार बार जो बारिश हो रही है उसकी वजह क्या है, क्यों लगातार बेमौसम बारिश हो रही है। दरअसल बारिश का संबंध पश्चिमी विक्षोभ से होता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से तूफान की वजह बताई जाती है और ये तूफान उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश लेकर आते हैं। इस महीने पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहे हैं और उस वजह से बार बार मौसम बदल रहा है तो बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, फसलें खराब हो रही हैं। 20% से ज्यादा फसलें बताया जा रहा है कि खराब होती जा रही हैं और ये किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि उन्हें लगातार परेशान होना पड़ रहा है। परेशानी का सबब, और खासकर जब फसलें खराब होती हैं, फसलें बर्बाद होती हैं तो किसानों की आय पर भी असर पड़ता है, उनके जीवन यापन पर भी असर पड़ता है क्योंकि खराब फसलों को लेकर उन्हें उम्मीद नहीं होती है, उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से तमाम परेशानियां होती हैं। हम देखेंगे वो मोस्टली आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में का नाम लिखा है। इन सभी स्टेट्स में आपको अगर टेम्परेचर का ट्रेंड देखते हैं तो टेम्परेचर आपका ग्रेजुअली सिर्फ इंक्रीज नहीं करता है मार्च से जून तक, ये आपका बढ़ता है और एक WD जब पास करता है हम एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और उसके बाद दोबारा फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्ब अगर टेम्परेचर्स हीट वेव कंडीशंस तक पहुंचेगा, इसका मतलब है कि हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आगे थोड़ा वीक होने का संभावना है। ये संभावना ही है क्योंकि हम भी मॉडल्स देख के ही बताते हैं और जितना पास आएंगे उतना एक्यूरेटली हम बता पाएंगे। तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वीक हो जाएंगे तभी आपका नॉर्थ इंडिया के ऊपर एक जो एंटी साइक्लोन है वो रहेगा, आपका क्लाउडिंग बिल्कुल कम होगा, सूरज की रोशनी पूरा धरती में आएगा और साथ ही साथ आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और हीट वेव कंडीशन पहुंचेगा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन को बड़ा झटका लगा है। आज औपचारिक रूप से नाटो में शामिल होगा फिनलैंड। नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश बनेगा फिनलैंड। नाटो मुख्यालय फहराया जाएगा फिनलैंड का झंडा और जल्द ही पड़ोसी देश स्वीडन भी हो सकता है शामिल। बड़ी खबर, पुतिन को एक बड़ा झटका लगा है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ फिनलैंड भी अब नाटो में शामिल होने वाला है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन को बड़ा झटका, क्योंकि फिनलैंड नाटो में शामिल हो चुका है। औपचारिक रूप से नाटो में शामिल हो चुका है फिनलैंड और कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही स्वीडन भी नाटो में शामिल हो जाएगा। नाटो मुख्यालय पर फहराया गया है फिनलैंड का झंडा। एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 19 छात्राएं कोरोना संक्रमित हो गई हैं। अलर्ट मोड पर आ गया है स्वास्थ्य विभाग। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कोरोना विस्फोट हुआ है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।